हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से जो है ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए वापस ऑनलाइन हुए हैं। आज हम हमारा जो वीडियो के अंदर हमने टॉपिक शुरू किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो भी लोग हैं वो पहला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर हमने ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। प्रकाश क्या होता है, उसके क्या क्या 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और साथ के अंदर लाइट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नेक्स्ट हमने उसके अंदर ये भी पढ़ा था कि जो परावर्तन है वो किन नियमों के आधार पर होता है, क्या होता है, कितने टाइप का होता है और किस उपकरण मतलब मिरर की सहायता से हो सकता है और वो कितने टाइप के होते हैं। तो आप उसके देखने के लिए ऑप्टिक्स की क्लास 1 को देखिए। अभी आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मिरर्स 3 टाइप के मेनली हैं, समतल, अवतल और उत्तल, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। आज की क्लास में हम प्लेन मिरर जो होता है वो इमेज कैसे बनाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में, मगर वो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। वो पहला टॉपिक हम उससे पहले एक दूसरा और पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा इस बारे में है कि इमेज बनती कैसे है। तो फर्स्ट टॉपिक वी हैव टुडे इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज, हाउ द इमेज इज फॉर्मेटेड। देखिए, प्रतिबिंब का निर्माण अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपने ऑप्टिक्स के अंदर 10वीं के अंदर या और छोटी क्लासों के अंदर जब भी पढ़ा है तो आपने पढ़ा हुआ कोई दर्पण वगैरह या कोई भी लेंस वगैरह रखा हुआ होता है, तो उसके सामने जब आप वस्तु को रखते हो तो उसका एक प्रतिबिंब भी बनता है। हमारा यहाँ पर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जब मैं बच्चों को बात करता हूँ तो बच्चों का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि ये पता नहीं चलता ये कब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ऑल्दो वहाँ पे एक टेबल रखने के लिए मास्टर जी कह देते हैं, मगर ये कब बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में पता नहीं चलता अधिकांश बच्चों को। तो इसके लिए एक तो प्रतिबिंब निर्माण अपने को पता होना चाहिए, और प्लस आज की क्लास को जरूर ध्यान से देखिए। आगे की क्लासों में भी अपन पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण, तो पढ़ाएंगे अपन कई जगह पर, मगर इतना डिटेल में अपन उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे जितना अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा बात। ये प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि मान लीजिए कहीं से परावर्तन या अपवर्तन हुआ है। परावर्तन या अपवर्तन होने के बाद जो लाइट की रेज होगी वो 2 टाइप से आपको मिल सकती है। या तो वो एक पॉइंट की तरफ आगे जा रही है, दोनों एक पॉइंट की तरफ जा रही है, या ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट था और ये दोनों की दोनों उससे दूर जा रही है। 2 कंडीशन हमारे पास में हो सकती है। आइदर जो भी दोनों वेव्स हैं वो एक पॉइंट की तरफ जा रही है, गणित की भाषा में इसको बोलते हैं दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, वो एक पॉइंट की तरफ अभिसरित हो रही है। तो अभिसरित अगर हो रही है तो ये आगे जब जाएंगी तो आगे ये एक जगह पर एक दूसरे को काटेंगी, गणित की भाषा में कहें इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, जहां इन्होंने प्रतिच्छेद कर दिया वहीं पर इमेज बनेगी, और ये इमेज जो होगी ये वास्तविक होगी। अंग्रेजी में कहें तो इट विल बी रियल इमेज। और ये जो 2 रेज आ रही थी, इन 2 रेज ने अगर आगे आपने बढ़ाया तो ये बढ़ती तो जाएंगी, मगर इनके बीच का गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये आगे जाकर के कहीं भी काटने वाली नहीं है। आपको ऐसा फील होगा कि अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता तो ये जरूर एक पॉइंट पर काट लेती। जहां ये काटती पीछे की तरफ बढ़ाने पर, ये पॉइंट क्या कहलाता, ये पॉइंट कहलाता आभासी प्रतिबिंब। अंग्रेजी में बोले तो वर्चुअल इमेज। नाउ इट इज वर्चुअल इमेज एंड इट इज रियल इमेज। तो भाषा क्या होने वाली है, आपको जो लाइन लिखनी भी है समझिए पहले, उसके बाद में डिक्टेट करूंगा तब बोलना लिखना। ये रेज जो है इन्होंने प्रतिच्छेद किया, जो रेज थी उन्होंने इंटरसेक्ट किया, जबकि यहां पर
वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा आपको लग रहा है कि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। वास्तविकता में यहाँ पर दर्पण के बाद या लेंस के बाद ये फैल ही रही है, उससे पहले दर्पण या लेंस था और उसके पीछे ये मिल नहीं रही थी। तो ये जो हमारे पास में कंडीशन है, ये वर्चुअल इमेज की कहानी है। तो हमारी जो लैंग्वेज है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना भी है, जब दो परावर्तित या अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एवं जब वे प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अंग्रेजी में when two rays intersect at any point then the real image is formed, and when they appear to intersect at any point then virtual image is formed। ठीक है, ये आप वीडियो को पॉज करके अपनी तरफ से डायग्राम नीचे जरूर बना लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली बात पर अपन चलते हैं। अपना जो मेन टॉपिक आज का है उसके ऊपर, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण से जब आपको प्रतिबिंब का निर्माण करवाना है तो आपको समतल दर्पण को याद करना पड़ेगा कि कैसा होता है। आपके सभी के घरों में जो सवेरे आप फेस देखने के लिए यूज करते हो वो समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण के अंदर हमारे पास मान लीजिए सामने एक कोई वस्तु रखी हुई है। ये जो वस्तु रखी हुई है तो इस वस्तु की इमेज ये बढ़ाई है। अभी भी हमने जो टॉपिक पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ इमेज, वो क्या कहता है, इट कैन फॉर्म इमेज बट फॉर दैट वी नीड टू रेज विच इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ये दर्पण इसका प्रतिबिंब तभी बना सकता है जब ये दो किरणें हमें ऐसी मिले जो किसी बिंदु पर या तो काटे या काटती हुई प्रतीत हो। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को देखा, इस ऑब्जेक्ट से हमने दो किरणें चलाई। जो ऑब्जेक्ट से नंबर 1 और नंबर 2 रे निकली है, ये दोनों रेस नंबर 1 और नंबर 2 रेस जो निकली है ये दोनों आपतित किरणें कहलाती है। ये याद रखना, आपतित किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है इंसिडेंट रेज कहलाती है, और इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो इमेज नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट होता है, वो बिंब होता है, वस्तु होती है। तो आपको बस आप यहाँ काट लिया, यही इमेज ना, ये इमेज नहीं, ये ऑब्जेक्ट। जहां आपतित किरणें काटती है वो ऑब्जेक्ट। मैंने इमेज के टाइम की लैंग्वेज में बोला था कि जो परावर्तित या अपवर्तित किरणें, तो यहां से हमें क्योंकि सामने दर्पण है तो परावर्तित किरणें मिलने वाली। कैसे मिलने वाली है उनके ऊपर पहले बात करते हैं। परावर्तन का नियम याद करो, सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या कहता है, जितना ये एंगल आई उतना ही ये एंगल इधर से जो निकलती हुई रेखा होगा वो, ये फर्स्ट रे जितने एंगल पर आई थी उतने एंगल पर ही जाएगी। आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। सिमिलरली ये जब रे इधर से परावर्तित होकर के जाएगी सेकंड नंबर वाली, तो जितना हमारा यहाँ पर आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। जरूरी नहीं कि ये बराबर हो, अलग भी हो सकता है। अल्फा अल्फा ऊपर थे तो नीचे बीटा बीटा हो जाए। अब ध्यान देना मेरी बात को, नंबर 1 परावर्तित रे और नंबर 2 परावर्तित रेस जो आपको दिख रही है, मान लो इसका नाम है ए बिंदु, इसका नाम बी बिंदु। तो ए से ओ से ए की तरफ जो आई थी ये आपतित किरण थी, और ए से वो वापस मान लीजिए पी की तरफ और बी से क्यू की तरफ वो निकल गई। तो हमारे पास एपी जो है वो प्रथम परावर्तित किरण है और जो पीक्यू है वो सेकंड परावर्तित किरण है। एपी को आगे बढ़ाओगे और पीक्यू को आगे बढ़ाओगे तो ये आगे कभी नहीं काटने वाली, आगे काटने वाली है ही नहीं। अगर जब ऐसी स्थिति होती है तो इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये हमने इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया।
जहां इन्होंने एक दूसरे को काट लिया, ये काटते ही इमेज बन गई। ये इमेज जो हमारे पास में बन गई, इस इमेज में कुछ खासियतें हैं, कुछ स्पेशलिटीज हैं। वो स्पेशलिटीज क्या है, इस प्रतिबिंब में क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या क्या है। सबसे पहली बात जो इमेज के बारे में आपको पता चल जाएगी, जो अपन ने फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में बात की थी, ये रेस काट नहीं रही, ये काटती हुई प्रतीत हो रही है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दे आर अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट, इसलिए ये प्रतिबिंब होगा आभासी, वर्चुअल। ठीक है भाई, इस बात में कोई जो है शंका सुबह नहीं होना चाहिए कि ये वर्चुअल क्यों। ठीक है, अब दूसरी बात, एक बच्चों के मन में डाउट ये होता है कि अगर आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा होगा ही होगा, वो इरेक्टेड होगा ही होगा। ये हालांकि इस केस में सीधा प्रतिबिंब होगा, इरेक्टेड होगा। इरेक्टेड का मतलब जैसी वस्तु दिख रही थी, सिर ऊपर पैर नीचे, तो इमेज भी वैसी दिखेगी, सिर ऊपर पैर नीचे। अगर वस्तु उल्टी खड़ी थी, पैर ऊपर सिर नीचे, तो इमेज भी वैसी दिखेगी, पैर ऊपर सिर नीचे। जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा था वैसी इमेज दिख रही है। इसका कारण क्या है वो समझना, सीधा या उल्टा। आप आगे जब पढ़ोगे, अब आप 10th लेवल की ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अब आप 12th लेवल की या हायर लेवल की ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनती है जहां पे आभासी प्रतिबिंब भी उल्टा होता है। हम आगे पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप का टॉपिक, उनके अंदर लास्ट इमेज आभासी बनती है और वो उल्टी होती है। तो आभासी के साथ सीधा या उल्टा होना ठेका नहीं है। पता कैसे चलेगा, वो चेक करना पड़ेगा आपको। चेक कैसे कर रहे हैं देखो ध्यान से। ओ से जो आपतित किरणें निकली थी, एक ओ से ए और एक ओ से बी, मैंने एक को नाम दिया फर्स्ट नंबर, एक को नाम दिया सेकंड नंबर। अगर सामने मिरर नहीं होता और आप यहाँ पे खड़े होकर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते, तो आपकी आंख में ग्रीन वाला ऊपर से आता और रेड वाला नीचे से आता, मतलब फर्स्ट रे ऊपर होती, सेकंड रे नीचे होती। अब चूंकि दर्पण आ गया तो किरणें परावर्तित हो गई और अब आप इस साइड से देख रहे हो। टिल नाउ आप देखोगे कि फर्स्ट रे अभी भी ऊपर ही है और सेकंड रे अभी भी नीचे है। जब आंख में एंटर करेंगी तो इनकी सीक्वेंस वही रहने वाली है, फर्स्ट रे ऊपर, सेकंड रे नीचे। अगर कहीं ऐसा होता, लेट सपोज ऐसा होता कि दो रे जो आ रही थी, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन्होंने किसी जगह पे काट लिया, तो अगर आप इससे पहले देखते तो फर्स्ट नंबर नीचे थी, सेकंड नंबर ऊपर थी, मगर काटने के बाद आपने देखा तो आपको पता चलेगा फर्स्ट नंबर ऊपर आ गई, सेकंड नंबर नीचे आ गई, मतलब इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली। तो आप यहां तक आंख रखते हैं तो आपको अलग तरीके से दिखाई देता है, और इसके बाद आपने आंख रखी तो आपको ये अलग से दिखाई देगा। तो ये जो आपके पास में इमेज दिखाई देगी, ये इन्वर्टेड हो जाती है, उल्टी हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे वाली नीचे ऊपर जब हो जाती है, सीक्वेंस चेंज हो जाती है, तो वहां पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। बट यहाँ पर जब आप देखोगे ऊपर वाली ऊपर ही है अभी भी और नीचे वाली नीचे ही है अभी भी, इसलिए इमेज कैसी रहेगी, सीधी रहेगी, इरेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे ये यहाँ पे पॉइंट साइज का है तो यहाँ भी पॉइंट साइज की इमेज बनी है। अगर यहाँ पे बड़ी वस्तु रखते हैं तो यहाँ पे भी उसके सेम आकार की इमेज बनती है। यह प्लेन मिरर के अंदर बड़े आराम से सिद्ध किया जा सकता है। तो ये हमारे पास में बराबर आकार का इक्वल साइज की इमेज बनती है। नेक्स्ट, इमेज कहां बनी? इमेज दर्पण के पीछे बनी, बिहाइंड द मिरर बनी। मगर क्या और भी कोई खास बात है? क्या खास बात है देखना, मैथमेटिक्स थोड़ी सी। मैंने यहां से एक लंब सामने की तरफ डाल दिया, लंब डाल दिया तो 99 डिग्री के एंगल हो गए। अब आप देखोगे कि ये Z बन गया, Z बनने के कारण ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा। ये दो समांतर किरणें काट रही है, तो समांतर किरणें काट रही है, तो ये वाला एंगल भी, ऊपर वाला अल्फा ग्रीन वाला, तो ये भी अल्फा। अब आप जो दो त्रिभुज है, मान लो इस बिंदु का मान मैंने रख लिया C, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर जो त्रिभुज ACO है वो सर्वांग सम है ACI के। कैसे? एक भुजा इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की सेम है, AC दोनों के अंदर काम करेगी।
ये एंगल 90 डिग्री का दोनों के अंदर सेम है, ये एंगल अल्फा बराबर है, दो एंगल और एक भुजा बराबर, तो रूल होता है ए रूल से दोनों सेम। अगर ये दोनों सेम ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल्स हैं, सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुज अगर ये हैं तो ये भुजा OC और ये CIB बराबर होनी चाहिए। तो OC और CIB बराबर होनी चाहिए ही चाहिए। तो जितना ऑब्जेक्ट आगे होगा उतना ही इमेज पीछे होगी। अगर ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है तो पीछे भी 2 मीटर, अगर ये 5 मीटर पे खड़ा है तो ये भी 5 मीटर। तो ये खास बात क्या है, दर्पण के पीछे बराबर दूरी पर एट इक्वल डिस्टेंस। और इसका प्रूफ भी हमारे पास में ये वाला प्रॉपर्टीज और भी है, मगर अभी मेरे पास में जगह नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले आप इतना नोट करें। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण आप कॉपी में हेडिंग डालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर आप कॉपी में हेडिंग डालेंगे, देन यू विल मेक दिस डायग्राम। जब ये आपका डायग्राम बन जाएगा तो आप उसके बाद में कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब की विशेषताएं आपको जो है 4 विशेषताएं मैंने लिखी हुई है, चौथे के नीचे ये पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ है। आप एक बार के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आराम से नोट कर लीजिए। जैसे ही आपके पास में नोट हो चुका है तो हम आगे कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। इनके बात करने के लिए मैं इनको पूरे को मिटाने वाला हूं। अब मैं 5वीं विशेषता पर चलता हूं, समतल दर्पण से बनने वाली 5वीं विशेषता। 5वीं विशेषता का नाम है लेटरल इन्वर्जन। हिंदी में कहते हैं पार्श्व व्युत्क्रमण। हो सकता है आपने पहले नाम ना सुना हो तो इसलिए मैं बता देता हूं, आपने देखा हुआ जरूर होगा। बड़ा सरल सा उदाहरण है, आप अपनी जिस कॉपी में भी नोट कर रहे हो, अगर आप इसको कांच में ले जा करके देखो तो क्या कांच में लिखे हुए अक्षरों को आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, कारण वो उल्टे लिखे हुए होते हैं। जैसे एम्बुलेंस का आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, सिमिलरली आपको जो अक्षर है वो उल्टे दिखाई देंगे। कारण ये कि उसके अंदर वस्तु का लेफ्ट पार्ट आपको राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। मतलब अगर आप खुद का ही दर्पण में सामने की तरफ देख रहे होगे तो अगर आप उसके सामने राइट हैंड अपना हिलाओगे तो वो अपना सामने से लेफ्ट हैंड हिलाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये जो आपके पास में है पार्श्व व्युत्क्रमण, ये पार्श्व व्युत्क्रमण की एक प्रॉपर्टी है। इसको अगर मैं इनको समझाना हो तो बहुत सरल सा एक अक्षर P से समझा सकता हूं कि जब आप P की इमेज देखोगे तो दर्पण में वो आपको Q जैसी दिखाई देती। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी और भी हमारे पास में प्रॉपर्टीज है। अगर आप C को देखते हो तो वो उल्टा दिखाई देता है, अगर आप A जैसा अक्षर को देखते हो तो वो वैसा का वैसे दिखाई देता है। ये पार्श्व व्युत्क्रमण है, लेटरल इन्वर्जन है। तो आपकी अगली प्रॉपर्टी 5वीं प्रॉपर्टी है कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी द्वारा बड़ी हुई इमेज में लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी मिलती है। मींस हिंदी में कहें तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में पार्श्व व्युत्क्रमण का गुण मिलता है। और ये है पार्श्व व्युत्क्रमण, वस्तु का दायां भाग बायां भाग दिखना, बायां भाग दायां भाग दिखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या खास प्रॉपर्टीज हमारे पास में होती है। हमारे पास अगली जो इसकी विशेषता है समतल दर्पण की, वो ये है कि अगर आपके पास में समतल दर्पण अगर आप कहीं पर देखने के लिए यूज कर रहे हो और वो यूज आपने करते हुए उसको थोड़ा सा घुमा दिया तो जो है आपने अगर उसको थीटा एंगल घुमाया है तो आपकी इमेज जो है वो 2 थीटा एंगल घूमने वाली है। मैंने क्या कहा उसको मैं समझाने के लिए एक डायग्राम आपके सामने बनाता हूं और पहले उससे पहले मैं छठे पॉइंट की लाइन भी बोल देता हूं। तो आप अगर ये वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, देन छठे पॉइंट की लाइन को जो मैं बोल रहा हूं ये लिख लीजिए। लिखिए, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाती है। अंग्रेजी में इफ वी रोटेट प्लेन मिरर by theta angle then reflected ray will be rotated by 2 theta angle।
ये देखिए, मैं क्या समझाना चाह रहा था, इसको ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए मेरा एक प्लेन मिरर है, ये मेरा मिरर है, दर्पण है, ठीक है। यहां पर हम दो डायग्राम बनाने वाले हैं, एक बिफोर और एक आफ्टर, एक बिफोर और एक आफ्टर। तो बिफोर का ये डायग्राम है, जैसे आप कई बार देख रहे हो ना टीवी में या अखबार में ऐड आता है, पहले आदमी मोटा था बाद में पतला हो गया, वैसे ये पहले ऐसा है, दोबारा अपन नीचे बनाएंगे तो दूसरी स्थिति होगी। तो ये रहा आपके पास में पहली स्थिति। पहली स्थिति में ये इसका था अभिलंब, नॉर्मल, यहां से एक रे आई थी, लेट्स सपोज ये आई थी एंगल अल्फा, और यहां पर वो रे रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, तो ये भी एंगल हो गया अल्फा। एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं, तो आई भी अल्फा और आर भी अल्फा। नाउ हमने एक छोटा सा काम क्या किया, हमने ये दर्पण ऐसा था, हमने इस दर्पण को क्या किया, टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, हमने इस दर्पण को ऐसा किया। अब क्या होगा, अब हुआ ये कि दर्पण यहां से यहां थीटा कोण घूम चुका है, तो अभिलंब जो इसका होगा वो भी क्या हो चुका होगा, थीटा कोण घूम चुका होगा। अभिलंब जो है, नॉर्मल जो है, वो भी 2 थीटा कोण उस साइड में घूम चुका होगा। आपतित किरण वहीं से आ रही थी। पुराना जो अभिलंब था, पुराना अभिलंब, ये न्यू अभिलंब आ गया है, और ये पुराना अभिलंब है। ओल्ड नॉर्मली या प्रीवियस वन। तो पहले ये एंगल कितना था, अल्फा। अब ये कितना एंगल घूम चुका है, थीटा, तो ये भी इधर कितना घूम चुका है, थीटा। तो आपका अब जो पूरा आपतन कोण है, वो आपतन कोण अब कितना हो चुका है, अल्फा प्लस थीटा। नया आपतन कोण कितना हो चुका है, अल्फा प्लस थीटा। इसलिए जो यहां से रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी वो कितने एंगल पर निकलेगी, अल्फा प्लस थीटा एंगल पर ही निकलेगी, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर तो बराबर होता है, ये एंगल आर है। तो आपको ये पता चलेगा कि जहां पर ये किरण निकली थी अपनी, उसकी डायरेक्शन को अगर आप देखोगे, ये थी परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी वही प्रीवियस रिफ्लेक्टेड रे है, और ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर आप इन दोनों के बीच का ये एंगल देखोगे तो ये 2 थीटा है, क्योंकि थीटा तो इधर बढ़ गया और थीटा दूसरे बड़े में भी बढ़ गया, दोनों में अल्फा के साथ थीटा थीटा ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 2 थीटा। ठीक है, तो आपको दोनों डायग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। प्लेन मिरर के बारे में आप अगला पॉइंट पहले समझिए। मान लीजिए मेरा जो बोर्ड है वो एक मिरर है, ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एक इमेज दिख रही है। मैंने अगर इधर एक ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज उसकी ऐसी मुझे अंदर दिखाई दे जाएगी, अंदर की साइड में मेरे इसके दिख जाएगी, ठीक है। अब हुआ ये कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाऊं तो इमेज के साथ क्या होगा, जब से जैसे जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वैसे वैसे इमेज ऊपर जाएगी। ये फास्ट ऊपर जाएगा तो इमेज भी फास्ट ऊपर जाएगी।
ये स्लोली ऊपर जाएगा तो इमेज भी स्लोली ऊपर जाएगी। यही बात तब भी होगी जब मैं देखूंगा कि ये आगे जा रहा है, तो जिस स्पीड से ये आगे जाएगा उसी स्पीड से ये आगे जाएगा। ये अगर तेजी से जाएगा तो तेजी से जाएगा, ये पीछे आएगा तो वो भी पीछे आएगा। इमेज जो है वो इस ऑब्जेक्ट का एज इट इज फॉलो करने वाली है। कब? जब ये चल जो रहा है, ये चलना इसका इस मिरर के पैरेलल है, समांतर है। अगर ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ रहा है, मतलब इसके साथ में इसकी दूरी बढ़ रही है, तो इमेज के साथ क्या होगा? इमेज पीछे की तरफ और दूर जाना पड़ेगा। मिरर जहाँ है, मान लीजिए मिरर मेरे पास में है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ है, ये जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इसको भी दूर जाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इमेज से दूर जाए, मिरर से दूर जाएगा, वैसे वैसे इमेज को भी मिरर से दूर जाना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट जाएंगे। अगर ये पूर्व में जा रहा होगा तो ये पश्चिम में जा रहा होगा, ये उत्तर में जाएगा तो ये दक्षिण में जाएगा। जब ये इसके पास आएगा तो इसको भी पास आना पड़ेगा। तो ये जो इमेज की कहानी है, ये इमेज की कहानी हम दो डायग्रामों से समझा रहे हैं कि ये अगर मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट उधर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो जो इमेज है वो भी उधर v वेलोसिटी से ही जाएगी, सेम स्पीड से। मतलब आप गणित की भाषा में या फिजिक्स की भाषा में बोले तो आप बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज दोनों बराबर हैं। अगर इसका उल्टा अगर केस अपन देखें, ये अगर ऑब्जेक्ट जो है वो उधर जा रहा है तो आपको पता चलेगा इमेज जो है वो इधर आ रही है, माइनस v वेक्टर। आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस ऑफ वेलोसिटी इमेज के बराबर है। तो हम इसको ऐसा बोलेंगे, ऐसा क्यों हुआ? जब ये समांतर था तो उसका भी वेग सेम था, और जब ये इसके लंबवत था तो वो उसके ऑपोजिट था। तो दो लाइनें मैं बोल रहा हूं, आपको लिखनी है और फिर इसको नोट करना है। आपको दोनों लाइनें क्या है लिखना है। जब कोई वस्तु दर्पण के समांतर गति करती है तो प्रतिबिंब भी समान दिशा में समान वेग से गति करता है। अब आप इसके नीचे पहले वाला एक डायग्राम बनाएंगे। अंग्रेजी में आप लिखेंगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर देन इमेज विल मूव इन सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी। अगला पॉइंट नीचे लिखना है, जब कोई वस्तु दर्पण के लंबवत गति करती है तो प्रतिबिंब विपरीत दिशा में गति करता है। अंग्रेजी में when any object moves perpendicular to the mirror then the image will move in opposite direction. Image will move in opposite direction. नीचे अब ये सेकंड डायग्राम आपको बनाना है। मान लीजिए एक मैं खुद ही हूं, मान लीजिए मुझे मेरे को जो है सामने से एक मिरर रखना है और मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे मिरर में मेरा पूरा बॉडी दिख जाए, सिर से लेकर के टांग तक का पूरा इलाका दिख जाए। तो वो पूरा इलाका दिखने के लिए मुझे क्या आवश्यकता है? कितना बड़ा मिरर सामने चाहिए? मान लो मेरी हाइट 6 फुट, तो सामने मिरर कितना बड़ा चाहिए? 6 फुट ना। मुझे वो मिरर कितना चाहिए उसको अब पता लगाने के लिए हमारे पास में एक डायग्राम बना के कैलकुलेशन करके निकालते हैं पहले कि कितना चाहिए, देन हम उसकी बात करते हैं। मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है। अब इस आदमी ने, ये इसके बाल भी हैं, इस आदमी ने सामने एक दर्पण के अंदर खुद की इमेज को देखना चाहा। कब देख पाएगा? जब जो टॉप से टॉप पॉइंट इसके बालों का है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर सीधी आंख में घुस जाए, और जो नीचे से नीचे का जो टांग का जो पॉइंट है इसका,
यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंख में घुस जाए, तभी ये अपने आप को क्या कर पाएगा, मिरर में पूरा सिर भी इसको दिख जाएगा और टांग भी दिख जाएगी, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्ट होगी लाइट आंख में घुस जाए तो ये इसकी हमने जो बनाई है आंख, ये बड़ी महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, क्योंकि लाइट डील इसी के साथ करती है। तो लाइट पहले ये इस तरीके से आंख में घुसी और निकली, दूसरी रे इधर से आई और इधर से आंख में घुस करके निकली। नाउ अगर मैं यहां से एक एक अभिलंब इसमें बढ़ा दूं तो आपको पता चलेगा कि अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा, ये एंगल बीटा तो ये बड़ा एंगल भी बीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज फिर से सर्वांग सम त्रिभुज है, इक्वल ट्रायंगल। क्यों? साइड सेम, एक एक अल्फा एंगल सेम, एक एक 90 डिग्री का एंगल इधर सेम, तो फिर ये रूल से सर्वांग सम हो गया, और सर्वांग सम हो गया तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। मतलब इफ इट इज x then it will also x। अगर जो है मैं यहां पर देखूं तो ये वाला त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम होंगे। क्यों? क्योंकि दो एंगल बीटा, यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर बढ़ाने को, तो ये भी 90 डिग्री है तो ये भी भुजा बराबर आएगी, तो ये y तो ये भी y। तो इस आदमी की जो टोटल हाइट है वो है 2x + 2y, इसकी जो टोटल हाइट है वो इतनी है। और मिरर इसको कितना चाहिए? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब A पॉइंट से B पॉइंट तक का चाहिए, क्योंकि A से B पॉइंट के बीच का मिरर काम आ रहा है, उसके ऊपर है मगर काम नहीं आ रहा है, उसके नीचे है मगर काम नहीं आ रहा, वो इसके देखने में तो काम आएगा नहीं। इररेस्पेक्टिव टू कि ये पास है कि दूर है वो भी जरूरी नहीं है। इसको कितना भाग चाहिए? A से B का भाग ही चाहिए। तो A से B का भाग कितना है? ये y ये x, आयत आमने सामने, क्योंकि आपने दोनों तो लंब डाले थे तो ये आयत बना हुआ है, तो ये वाली भुजा कितनी है? x + y मींस x/2। तो ये क्या पॉइंट हुआ? मैं बोल रहा हूं, लिखिए आप, यदि कोई h ऊंचाई का व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहे तो आवश्यक दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, आवश्यक दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होगी। इफ अ पर्सन ऑफ हाइट h wants to view his complete image in a plane mirror, then minimum required height of mirror should be h/2। ध्यान से देना बात को। मान लीजिए आप 6 फीट के हो, आज 6-7 फीट से बड़ा इंसान लगभग इंडिया में मिलता नहीं, तो 6-7 फीट का अगर इंसान है तो उसके लिए लगभग 3-3.5 फीट का मिरर कंप्लीटली बहुत मोर देन इनफ है। यही कारण है, आप देखोगे आपके घर में अगर ड्रेसिंग टेबल लगी हुई है, अलमारी में कहीं कांच लगा हुआ तो 6 फीट का नहीं लगा हुआ होता, वो 3-3.5 फीट में ही लगा हुआ होता है। वो इस हिसाब से एडजस्ट करके हाइट लगाई जाती है कि आप उसके अंदर अपना पूरा पार्ट देख पाओ। ठीक है, तो ये आपके पास में एक बड़ा सरल सा तरीका है। आप अगर अपने हिसाब से बड़ा मिरर लगाना चाहते हो, आपको 3 फीट की जरूरत है, आप 13 फीट का लगाओ ना, कौन रोकने वाला है? सिर्फ जेब ही रोकने वाली है, पैसे रोकने वाले हैं, और कोई नहीं रोकने वाला है। तो आपके बजट के हिसाब से आप इसको कर सकते हो। जो बात मैंने बताई लिखवा दी, उसके नीचे आपको ये डायग्राम बनाना है, आप उसके लिए वीडियो को पॉज करके वीडियो के अंदर से इस डायग्राम को बना दीजिए। नाउ अगले पॉइंट की तरफ हम चलने वाले हैं। ध्यान देना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल भी आता है डी का। मान लीजिए कोई 2 मिरर है, ये एक मिरर, ये दूसरा मिरर। इन मिरर्स के बीच में एंगल है थीटा। 2 मिरर्स हैं और इन दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है? थीटा। हमने यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दिया बीच में, इसकी कितनी इमेज बनेगी? एक लेफ्ट वाला बनाएगा, एक राइट वाला बनाएगा। ऑब्जेक्ट के लेफ्ट और राइट वाला मतलब अपने चित्र में एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दोनों बनाएंगे। फिर होगा क्या?
उस इमेज की फिर इमेज बनेगी। अगर आपने देखा हो नाई की दुकान में जब आप बैठते हो तो एक आगे मिरर एक पीछे मिरर, तो आपको अपनी कितनी इमेज दिखाई देती है? हजारों दिखाई देती है। तो वो हम यहाँ पर वही निकालना चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी। तो ये आपके जो पॉइंट है उसकी प्रॉपर्टी, उसमें लाइन हेडिंग डालना, दो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। ध्यान देना, हम जब भी इससे फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, हम इसके अंदर सबसे पहले एक वैल्यू निकालेंगे जिसको कहते हैं n। n इज 360 अपॉन थीटा। थीटा जितने भी डिग्री में है उसका 360 में भाग दे दो। अगर आप रेडियन में ले रहे हो तो 2 पाई में थीटा का भाग दे देना। ये रेडियन के लिए है फॉर्मूला और ये वाला डिग्री के लिए। ठीक है, आपने थीटा का भाग दे दिया। मैं एक उदाहरण के लिए लेता हूं, मान लीजिए थीटा का मान था 30, तो आपने 30 का भाग दिया, 30 का भाग देने पर रिजल्ट आ गया 12। ठीक है, वह n का मान। मगर एक और इसमें खास बात है, मान लीजिए आपने जो इसका मान लिया था वो लिया था 50, थीटा 50 था। आपने थीटा का मान 50 भाग दे दिया तो 50 में रिजल्ट आएगा 7.2। तो 7.2 में थीटा का मान अगर आपने रखने पर मान जो n का है वो पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट वाला भाग भूल जाओ, पॉइंट वाला भाग भूल जाओ, फिर 7 ही है। 0.2 का मतलब है जो लास्ट इमेज बनेगी ना, वो लास्ट इमेज या तो उसकी गर्दन गायब या उसकी टांग गायब, ऐसी इमेज बनेगी, मतलब आधी कटी कटी इमेज बनेगी। तो पॉइंट वाले को अपन इमेज काउंट नहीं करेंगे। तो इमेज काउंट नहीं करेंगे, उससे आपको पता ही नहीं चलेगा गर्दन कटी हुई तो भाई कौन खड़ा है, राम खड़ा है कि श्याम खड़ा है। इसलिए गर्दन कटी हुई या टांग कटी हुई इससे अपने को पता नहीं चलता, इसलिए उसको इमेज अपन नहीं काउंट करते। तो इमेज अपन वही काउंट करेंगे जो कंप्लीट होगी। इसलिए इसमें n का मान कितना लेना है? पूर्णांक भाग। तो ये हमारे पास में ओनली पूर्णांक भाग, इंटीग्रल पार्ट ही लेना है। अभी भी इमेज आई नहीं है, इमेज की संख्या नहीं है। n इज नॉट द नंबर ऑफ इमेज। n सिंपल हमारे पास में एक संख्या है, हमने भाग लेकर कैसे निकालना है और वो पूर्णांक भाग निकालना है। नाउ अगला काम क्या करना है, अब आप जो प्रतिबिंबों की संख्या निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ इमेज निकालना चाहते हो, उसके दो रूल हैं। आपका n या तो आया होगा सम, अंग्रेजी में बोले तो इवन, या n आया होगा विषम। और जब प्रतिबिंबों की संख्या को मान लो मैंने नाम दिया ni, नंबर ऑफ इमेज ni, तो जब ये सम होता है तो नंबर ऑफ इमेज का मान होता है n-1, एक कम हो सकता है। और जब ये विषम होता है तो नंबर ऑफ इमेज का मान n ही होता है। मैं दो उदाहरण लेता हूं आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा बात। मान लीजिए थीटा का मान मैंने 30 डिग्री लिया, तो n का मान आ गया मेरा 360/30 मतलब 12, तो नंबर ऑफ इमेज आ गई 12 - 1 मतलब 11। एग्जाम्पल एक और लेता हूं, मान लीजिए थीटा का मान मैंने ले लिया 40, तो n का मान 360/40 9 आ गया। तो नंबर ऑफ इमेज का मान 9 माइनस कुछ नहीं करना, सीधा आ गया। तीसरा एग्जांपल और देख लो, थीटा का मान मैंने ले लिया 50, तो n का मान आ गया 360/50 मतलब 7.2। इसका मतलब n का मान आपको लेना है सिर्फ 7.2 को भूलना है। इसका मतलब ni का मान भी 7 ही आएगा क्योंकि वो विषम संख्या है। अगर मान लो कहीं पे 8.2 आया हुआ हो तो वो 8 बन रहा होगा, तो नंबर ऑफ इमेज भी 8 में से 1 घटा करके 7 ही आनी। हमेशा जो नंबर ऑफ इमेज आएगी वो विषम ही आती है, ऑड ही आती है। ठीक है, ये रहा आपके पास में, आप इसको जो है विद फॉर्मूला नोट कीजिए। अगर आपने ये नोट कर लिया तो
आप सक्सेसफुली आज का प्लेन मिरर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आपको जो है एक रजिस्टर के अंदर जरूर इनके नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। और साथ में छोटी सी बात, आपको आगे भी ये वीडियो मिलते रहे, इनके लिए आप हमारे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप सभी के पास में मेरे व्हाट्सएप नंबर तो है ही, तो उनके ऊपर आप मेरे से अपनी समस्या को व्हाट्सएप पर पूछ लें।